हाँ तो बच्चों, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.80, जिसमें उसने हमें कहा हुआ है कि आपने मुझे वीएबी वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, वीएबी वोल्टेज यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज हैं, इन तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन तीनों रजिस्टर में से कितना करंट पास करता है और इनमें कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। मतलब कि मुझे इनके वोल्टेज से मतलब है, इनके वोल्टेज अगर पता चल जाए तो मैं फिर वोल्टेज निकाल सकता हूँ वीएबी। पहले आपने ना वीएबी के साइन देखना है बच्चों। वीएबी का जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा है उस तरफ इसका नेगेटिव साइन होगा, और जहां पे इसका हेड है यानी कि जहां पे एंड हो रहा है वहां पे इसका पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। ये चीज, ये चक्कर होता है साइन लगाने का तरीका। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी मैंने ये कैलकुलेट करना सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं इसे हल करूंगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई ना साइन लगाने की। अब मुझे इनके क्रॉस इनके वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो इनके क्रॉस जो इनके साइन कैसे लगेंगे, किस सिमत में लगेंगे, वो डिसाइड करेंगे इनकी करंट्स जैसे वो इनमें फ्लो कर रही होंगी। तो इसका मतलब मुझे इनके क्रॉस इनकी करंट्स फाइंड आउट करनी होंगी। तो बच्चों देखो, डायरेक्ट में 5 अम्पेयर का टोटल करंट सोर्स ये लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ही हमें करंट सोर्स दे दिया गया। एक तो ये हमारे लिए आसानी की गई है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे करंट डिवीजन रूल का सर्किट बनाना होगा। वो कैसे बनाते हैं कि मुझे यहाँ पे एक तरफ से इसको सॉल्व करना होगा किसी एक तरफ से। तो किस तरफ से करें? इस तरफ से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, या इसी तरफ से किया जाए तो काम हो जाएगा। तो चलो, तो यार बच्चों, आपको टेंशन देने से बेहतर है आपको इजीली करके समझाता हूँ। ज़रा गौर करना, ज़रा गौर करना। पहले तो इन तीनों रजिस्टर्स में ना आपस में रिलेशनशिप चेक कीजिएगा। हम ना आपको एक तरीके से समझाते हैं जिससे आप थोड़ा वेरीफाइड रहें। थोड़ा आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन इतना क्रिटिकल भी नहीं बनाएंगे कि आपको मुश्किल ही लगने लग पड़े, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। यहाँ से एक करंट निकलती है 5 एम्पेयर सोर्स में से, ये नज़र आ रहा है ना, ये करंट टोटल करंट है। यहाँ पे आके इस नोड के ऊपर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। लेट से आप कह लो इस तरफ जो करंट जा रहा है उसका नाम I1 है। हमें इन करंट्स को मतलब कि मालूम करना होगा, यानी कि इनमें से कितना करंट गुजरता है, क्योंकि एक करंट जब तक किसी रजिस्टर में से गुजर नहीं जाती उसमें कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता। इस तरफ कह लो I2 करंट जाती है, ठीक है। अब देखो, ये यही I2 करंट जब यहाँ पे पहुंचती है इस पॉइंट पे, इस नोड पे, तो इसको क्या करना पड़ता है, फिर से दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है। कुछ करंट नीचे को, कुछ करंट आगे को। तो लिहाजा यहाँ पे लेट से इस तरफ जो करंट जा रही है उसको आप I3 कह लें, ठीक है, I3। और इस तरफ जो करंट आगे जाती है उसको I4 कह लें। तो लिहाजा इन सब करंट्स को मालूम करने के लिए मुझे सबसे पहले I1 और I2 को कैलकुलेट करना होगा, और उसके लिए पहले मैं इस सर्किट को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाऊंगा। देखो ज़रा, रेजिस्टर्स के आपको मतलब के रिलेशनशिप सॉल्व करने होंगे। देखो बच्चों, जब दो रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो दोनों सीरीज में होते हैं। अगर अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, इन दोनों रेजिस्टर के दरमियान भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। 4 ओम और 2 ओम का दूसरा टर्मिनल दूसरी तरफ कनेक्टेड, 6 ओम का भी दूसरी तरफ कनेक्टेड। दैट्स वाई ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इन तीनों का सम। तो R1 के नाम से इनका सब का रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ। 2 + 6 + 4 तो कितना आ गया, 2 6 8 8 और 4 12, 12 ओम, ठीक है बच्चों। अब ये 12 ओम का जो रेजिस्टर आया होगा ये इस तरह से होगा, देखिएगा ज़रा। मेरे ख्याल में मुझे आपके लिए इसे ड्रा कर ही देना चाहिए। 12 ओम का होगा तो सही, बाद में मेरे काम आएगा वो सर्किट। रुकें बच्चों, छोड़ो यार, मुझे वो पूरा सर्किट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ पूरा सर्किट ड्रा करने का फ़ायदा नहीं होगा। ये देखो बच्चों, ज़रा आप गौर कीजिएगा। अब ये मेरे पास क्या आया, मेरा R1, इस पूरी वायर को ना मैंने ऐसे किया जैसे कि कट करके ना यहाँ से सर्किट को। तो लिहाजा ये हमारे पास ये वाला 12 ओम का रेजिस्टर होगा, ठीक है बच्चों। जैसे मैं बता रहा हूँ ये कट लगा हमारा, तो इन सब का हमारे पास आ गया टोटल कम्बिनेशन। अब आगे ये 6 ओम का रेजिस्टर इस तरह से इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। मैं पूरा सर्किट नहीं ड्रा कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ड्रा करने की। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनेगा, देखें। अपर टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन। तो लिहाजा ये दोनों पैरेलल में हुए तो इनका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा बच्चों, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी वैल्यूज़ की, नीचे सम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम। तो देखें बच्चों, अब मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा 5 ओम का आ गया रेजिस्टेंस, इसके साथ ये 3 ओम का, और ये नीचे 2 ओम का है। यहाँ पे मैं कोई बच्चों वो नहीं ड्रा करने वाला, क्या नाम है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वोल्टेज है VAB के, वो हम रियल शेप में ही मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। ये 5 एम्पेयर का टोटल करंट सोर्स है, ये 3 ओम, और इस तरह से ये हमारा नीचे वाला 3 ओम।
तो देखो बच्चों, कोई इतना ये क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है जिसे आप समझो कि काफ़ी मुश्किल है सर जो समझा रहे हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये यहाँ से हमने कट लगा के इतना सर्किट सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से ऐसे कट लगा के, ठीक है, इतनी रेजिस्टेंस हमने निकाली है, क्या आई है 4 हमको उसको यहीं पे ला के आपने अटैच करवा देना, ये लग गया, ठीक है जी। अब देखें, दो करंट्स हमने यहाँ पे तस्वुर की थी, लेट से कहा था कि यहाँ पे I2 करंट इस तरफ जाती है, इस तरफ जाती है I1। हमें I1 और I2 दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम I2 कैलकुलेट कर लेते हैं, या I1 जो आप कहें। I2 को कैलकुलेट करें तो बच्चों आपको पता है करंट डिवीजन रूल की मदद से मैं करूंगा I2 इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मैंने ऊपर रखनी है। ये जो आपको तीनों के तीनों रेजिस्टर नजर आ रहे हैं, ये एक ही वायर है बच्चों, ये पूरी की पूरी एक ही वायर है। तो इस वायर के पैरेलल में कौन सा वायर लगा हुआ है? ये वाला वायर, ये जो आपको इस साइड पे नजर आ रहा है I1 वाला सारा वायर, ठीक है। ये दो नोड है, देखो इनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों वायर्स का कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। यानी कि इस केस में बात करें तो ये इसके पैरेलल में है, अगर इसकी बात करें तो ये इसके पैरेलल में वायर लगी हुई है। तो बात फिर वहीं पे आ गई, I2 के पैरेलल की ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, तो ये वाली पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस को ऊपर रख देंगे। और इन सब के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है? इन सब का सीरीज में तीनों के तीनों रेजिस्टर हैं, तो ये तीनों इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस हुई, I2 के पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस, तो इन सब का सम ऊपर आ जाएगा 5 + 3 + 2, ठीक है। ये पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस बटे में। अब बच्चों देखो, मैं चाहता तो मैं ये भी कर सकता था, पहले इनका सीरीज लेके निकाल के रखता और इसका भी सीरीज लेता, लेकिन वो स्टेप हमारे ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से मैं ना उन स्टेप से बचाने के लिए आपको एक स्टेप में सारा बता रहा हूँ। अब देखो, ये जो मतलब कि आपको पता है बटे में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसके पैरेलल ब्रांच की प्लस उसके अपनी ब्रांच की। तो पैरेलल ब्रांच की तीनों रेजिस्टेंस फिर से नीचे रिपीट होंगी, 5 + 3 + 2। अब इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंसेस लिखी जाएंगी, तो ये तीनों के तीनों ये भी सीरीज में नहीं लगी हुई, ये 3 ओम 4 ओम और 3 ओम, तो इन तीनों का भी नीचे साम ही हो जाएगा, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट। कितनी बच्चों सप्लाई हुई? 5 एम्पेयर, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं ये कितना आता है। ये देखो बच्चों, ये हो गया 5 3 8 8 और 2 10, 10 ज़रबे 5 50, 50 तकसीमें ये 10, 3 13, 13 और 4 4 3 कितना होता है अपने पास? 7 7 और 3 10, 10 और 10, ये तो पूरा 20 है बटे में, तो बटे में 20 है जी, 2.5। तो बच्चों I2 हमारे पास इक्वल आ गई है 2.5 एम्पेयर के, ठीक हो गया जी। I2 तो हमें पता चल गई। अब मैं इसी नोड के ऊपर KCL अगर अप्लाई करूं तो KCL का क्या कहना था? द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो बच्चों सीधी सी बात है, देखो इसमें कौन सी करंट एंटर कर रही है? सिर्फ 5 एम्पेयर, तो 5 इस साइड पे आ गई। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, तो लिविंग करंट इस साइड पे I1 + I2 इसमें से लीव कर रही है, प्लस I2। तो I2 की बच्चों में वैल्यू लिख देता हूँ 2.5, ठीक है। तो I1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें कोई इतना लंबा चौड़ा का कंसेप्ट नहीं है। 5 में से उधर जाके ये माइनस होगी वैल्यू, क्योंकि इधर प्लस हो रही थी, तो 2.5 एम्पेयर आ गई I1। अब देखें, मुझे I1 और I2 दोनों की वैल्यू पता है, मैं I1 की मदद से क्या कर सकता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है, देखो बच्चों I1 करंट जो है वो इस तरह से आती है, मुझे 2 ओम, इस 2 ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज चाहिए, क्योंकि मुझे ये जो 2 ओम है ये मेरे VAB के घेरे में आता है। तो इसके वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा, मेन शेप पे I1 इस तरह से आ रही है, इसके इस पोल में से एंटर करते हैं इस साइड से, तो लिहाजा इस तरफ इसका पॉजिटिव पोल होगा वोल्टेज का, जिसे मैं बोलूँगा, फिर इसको नाम दे दूंगा V2 ओम, ठीक है, इस तरह से। तो नेगेटिव पोल फिर दूसरी तरफ होगा, इस तरह से इसका मतलब होता है, ठीक है। आपकी करंट जिस तरफ से एंटर करेगी ना आपके रजिस्टर में, उस तरफ आपने उसका पॉजिटिव पोल रख देना करंट का, ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। तो लिहाजा अब मैं V2 ओम कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसके ऊपर क्या लगाऊंगा बच्चों, बताओ? ओहम्स लॉ लगेगा। तो देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट क्या है? I1, और रेजिस्टेंस कितनी है? 2 I1 फार्मूला लग गया, तो 2 × I1 का फार्मूला जो कि 2.5 है वैल्यू, यानी कि ये आगे 5 वोल्ट, तो हमें V2 हम तो फाइंड आउट हो गए। अब जरा जो I3 और I4 फाइंड आउट करनी है हमने। और एक और बात, मुझे बच्चों इस 3 ओम के भी वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब लेट से यहाँ पे ना अब आपने कंसिडर करना है, देखिए मुझे इस वायर की करंट भी पता है, इस वायर की करंट भी पता है, मैं इस वायर की करंट फिर इजीली मालूम कर सकता हूँ इस नोड की मदद से। ये भी एक नोड है ना, इसको आप नोड 2 कंसिडर कर लो, यहाँ पे KCL आप लगा लेना। तो यहाँ पे आप ना इस डायरेक्शन में करंट ले लो, इस तरफ आप एक करंट लीव करवा लो, ठीक है। और
और लेट से इस करंट को कह लो ये आपकी करंट है जी I5 नहीं ना अभी तक रखी, तो I5 हम I5 निकाल लेते हैं। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है, वो समझ जाएगा आप कहाँ पे KCL लगा रहे हैं। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखिए इसमें सिर्फ I1 एंटर करती है, इस तरह से आती है और घूम के इसके अंदर एंटर करती है, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं। तो I1 आ गया इस साइड पे इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट, तो 5 प्लस I5। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें अपनी I5 करंट। बच्चों I5 क्या आ जाएगी, I5 इज इक्वल टू I1 में से जाके 5 माइनस हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू थी 2.5 माइनस उधर जाके 5 हो गया, तो ये आगे माइनस 2.5 एम्पेयर। अब देखो बच्चों ये आपके वोल्टेज निकलने लगे हैं V3 ओहम। तो ज़रा गौर कीजिए I5 किस साइड से एंटर कर रही है, इस साइड से एंटर कर रही है, लिहाजा इस तरफ आपका पॉजिटिव पोल होगा वोल्टेज का, इस तरफ नेगेटिव पोल। तो ये आ गया V3 ओहम। तो लिहाजा आप यहाँ पे V3 ओहम निकालें, V3 ओहम इज इक्वल टू, ओहम्स लॉ लग गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस 3I5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू I5 की वैल्यू माइनस 2.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता होता है माइनस 7.5। जी बिल्कुल, माइनस 7.5 वोल्ट। ठीक हो गया बच्चों, ये भी आपको मिल गए। यानी 2 रजिस्टर हमने डन कर लिए, बस तीसरा रजिस्टर रह गया, वो है 4 ओहम वाला जो VAB के घेरे में आ रहा है। तो देखें वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे I2 की वैल्यू पता है करंट की, I2 करंट ही है जो इस तरह से आगे जा रही है और यहाँ पे आके 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करूंगा। देखें I4 मुझे करंट फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट ही वही फार्मूला देखो, I4 इज इक्वल टू इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर। अब देखो I4 जो पूरी वायर है उसके पैरेलल में बच्चों कौन सी वायर पड़ी हुई है, ये 6 ओहम की। देखो इस पूरी वायर में जो रेजिस्टर आपस में सीरीज में थे, ये हमने यहाँ पे चेक किया भी था। देखें इन सब का जब सीरीज आ गया था तो इसके पैरेलल में 6 ओहम आ रहा था। इसका मतलब इसके पैरेलल ब्रांच में जो वायर है वो है I3 वाली वायर। देखो बच्चों जरा गौर करो, ये पूरी वायर के रेजिस्टेंस सीरीज में, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। इस वायर के पैरेलल में जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है। इस वायर के, ये जो वायर है आपके पास, इसके पैरेलल में ये वाली वायर है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आपस में देखो अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। तो 6 ओहम इसके पैरेलल में लगी हुई है वायर, जिसके 6 ओहम रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ऊपर रख दी जाएगी 6, और बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी पैरेलल ब्रांच की, पैरेलल वायर की और इसकी अपनी वायर की रेजिस्टेंस। तो इनकी अपनी वायर की जो रेजिस्टेंस है देखो वो सारे आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, जिनका हमने सीरीज निकाला भी था 2 + 6 + 4 करके, जो कि 12 आ गया था। आप चाहो तो डायरेक्ट 12 लिख दो, नहीं तो सब कुछ सम अप करवा दो, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई सप्लाइड करंट, बच्चों इनको सप्लाई कौन दे रहा है, I2 करंट इनको सप्लाई के तौर पे मिल रही है। तो I2 से आपने मल्टीप्लाई करवाना। I2 आपके पास कितनी आई थी, 2.5, तो ये मैंने 2.5 से डायरेक्ट ही ज़रब दे दी, हमने कैलकुलेट की थी ऊपर। तो इसको कैलकुलेट करें, ये कितनी आती है बच्चों, ज़रा 6 × 2.5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 12 × 6 18, हाँ जी 18। तो ये बच्चों आती है 0.83 एम्पेयर। ठीक है जी। अब मुझे I4 का पता चल गया, तो मैं 4 ओहम के क्रॉस इसके वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए ये I4 करंट इस तरह से आएगी और इस तरफ से एंटर करेगी 4 ओहम के, तो लिहाजा इसका पॉजिटिव पोल इधर बनेगा और नेगेटिव पोल इधर बनेगा। तो ये आगे V4 ओहम। अब हम V4 ओहम कैलकुलेट करने लगे हैं। V4 ओहम इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है जी 4, और करंट कितनी है अपने पास है I4, तो 4 × 0.83 विच इज इक्वल टू, तो ये बच्चों आ जाते हैं 3.3 वोल्ट। अब हम VAB कैलकुलेट करने लगे हैं। देखिए काफ़ी आसान तरीका है VAB का। VAB को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों इसका जिस तरफ पॉजिटिव पोल है ना, उस तरफ से आपने चलना स्टार्ट करवाना है सर्किट में से, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल तक आपने जाना है। इस तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ से चलना स्टार्ट करो। देखो हम इस तरफ से चलना जब स्टार्ट करते हैं तो पहले पॉजिटिव पोल में से करंट एंटर करती है V2 ओहम के, तो ये लिखा जाएगा +V2 ओहम, ठीक है, +V2 ओहम। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है V3 ओहम के, तो ये भी लिखे जाएंगे प्लस में, +V3 ओहम। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये लिखे जाएंगे -V4 ओहम। तो हम देखें पहुंच गए कहाँ पे, B के नेगेटिव पोल तक। तो लिहाजा ये काम डन हो गया, हमने इसकी इक्वेशन लिख लिया, बस वैल्यूज पुट कर दें। तो देखें V2 ओहम हमारे पास कितने थे, V2 ओहम कहाँ पे, ये देखो बच्चों 5, प्लस V3 ओहम हमारे पास कितने थे, ये थे -7.5, तो ये आगे -7.5 प्लस माइनस V4 ओहम बच्चों हमारे पास कितने आए हैं 3.3, तो ये 3.3 आ गए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करो।
तो 5 माइनस 7.5 माइनस 3.3, तो ये बच्चों आते हैं आपके पास माइनस 5.8 वोल्ट। तो लें जी, आपका क्वेश्चन डन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।